कुछ फीमेल मेडिसिन लेती है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, हाँ, मैं उसी की बात करूँगा। लेकिन वो जो दवाइयाँ लेती है ना, उसमें दो तरह के पेशेंट रहते हैं। एक को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि एलोपैथी है, वो चूरन तो है नहीं वो रोज़ खाए, क्या है वो, एलोपैथी है वो। एक तो उसका इफ़ेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। आपके ऊपर दवा कैसे काम करती है, वो आपका शरीर कैसा है वो डिसाइड करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो मेरा हेडलाइन क्या है अभी सर? बेटा मेरा हेडलाइन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लिख लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिख लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो मेरा हेडलाइन था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तुझे पता है पिल्स को हम टैबलेट बोलते हैं। व्हाट इज पिल्स? टैबलेट। ओरल का मतलब होता है दवाई खानी पड़ती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये दो तरह की आती हैं। एक दवा का नाम है स्टेरॉइड और एक होता है नॉन स्टेरॉइड। सर क्या मीनिंग है? जो स्टेरॉइडल है इसमें हार्मोन्स आते हैं, और जो नॉन स्टेरॉइडल है ये विदाउट हार्मोन रहती है। तूने स्टेरॉइड नाम सुना है ना? स्टेरॉइडल का मतलब है विथ हार्मोन, इसका मतलब है विदाउट हार्मोन्स। तो ये हार्मोन के साथ आएंगी और ये विदाउट हार्मोन होंगी। पहले ये डिफरेंस जान लो, ये आती है विथ हार्मोन, ये आती है विदाउट हार्मोन। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे माला डी, मालायन, माला डी, मालायन टैबलेट के नाम है। ये आते हैं टैबलेट के ऊपर नाम। जैसे एक नाम आता है ना झंडू बाम, होता कि नहीं होता? विक्स की गोली लो, हाँ, ऐसा इनका नाम है माला डी, मालायन। और नॉन स्टेरॉइड में आती है एक फेमस है, उसका नाम है सहेली या छाया। सहेली आता है एग्जाम में, छाया नहीं आता। ऐसे दो नाम है बेटा, पहले इसको लिख लो। कितनी प्रकार के टैबलेट है? दो, स्टेरॉइड और स्टेरॉइड का मतलब विथ हार्मोन। व्हाट इज द नॉन स्टेरॉइड? विदाउट हार्मोन। हो गया सभी का लिखना? हो गया लिखना? जल्दी लिखो बेटा। फीमेल पता है क्या, मोस्टली इस मेडिसिन को लेती नहीं है। रोज़ रोज़ का है ना, ऐसे बोरिंग लगता है और भूल जाते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट को कैसे है, वो शुगर तो लेना ही पड़ता है, कंपल्सरी रहता है वो इंसुलिन। तुमको बुखार आया, इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर तेरे को कुछ डिसीज़ हुआ, खाने के बाद ये दवा लो, क्या तुम रोज़ उसको फॉलो करते हो? तुमको दे दिया डोज 21 दिन का, फॉलो करते हो उसको? नहीं, हार्डली 10 दिन फॉलो होते, उसके बाद भूल जाते हो तुम। बोरिंग लगता है कभी कभी। तो पहला हेडलाइन है सर स्टेरॉइडल। पहला हेडलाइन लिख स्टेरॉइडल। पहला हेडलाइन है स्टेरॉइडल। इसमें बेटा दो कॉम्बिनेशन आते हैं।
स्टेरॉइड में आती है दो, एक कॉम्बिनेशन में आती है पिल और एक आती है मिनी पिल। एक आती है कॉम्बिनेशन में पिल्स। मतलब ये स्टेरॉइडल जो होता है दवाइयाँ, इसमें एक आता है पैटर्न कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है बेटा मिनी पिल्स। अब मेरी बात सुना, कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन पिल्स का सिंपल मीनिंग है, ये जो दवाइयाँ है, ये दवाई है बेटा, ये टैबलेट, ये टैबलेट है। इस टैबलेट के अंदर दो हार्मोन भरे हैं कंपनी ने। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ भरे हैं? टैबलेट में। वो खानी पड़ती है रोज। तो हम जो टैबलेट खाते हैं, ये कॉम्बिनेशन पिल्स, इसमें दो हार्मोन भरे हैं। कौन कौन? समझा मेरी बात? और वो कौन सी पिल है? हाँ, इस दवाई में होता है ओनली प्रोजेस्टेरॉन। इस दवाई में बेटा सिर्फ होती है प्रोजेस्टेरॉन और कुछ नहीं होता। समझा मैंने क्या लिख के दिया? लिख लो इससे। प्रोजेस्टेरॉन का और एक नाम लिख, प्रोजेस्टीन। प्रोजेस्टीन नाम लिख लेना, प्रोजेस्टेरॉन का और एक नाम है। इसको लिखो, आईएमपी है ये। तो स्टेरॉइड के दो कॉम्बिन, मतलब दो फॉर्मेट में, एक कॉम्बिन फॉर्म में और एक विदाउट कॉम्बाइन। ओनली प्रोजेस्टेरॉन कौन से फॉर्म में आती है? मिनी पिल्स। और ये कॉम्बिनेशन में आती है। सर फिर डॉक्टर डोज के देते हैं? वो बेटा पेशेंट देख के डोज देते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, बाद में दो पैकी, मतलब दो में से कोई एक दवा देते हैं वो। एक तो वो कॉम्बिनेशन वाली देंगे या फिर वो, हाँ समझा आपको? क्लियर हुआ? अब जहाँ पे टैबलेट आती है पिल्स, वहाँ पे आता है डोज। कैसे लेना है इसको? खाने के पहले, खाने के बाद, 2 चम्मच पहले, 2 चम्मच बाद, 10 ml, 20 ml। डोज कैसे लेते वो देख। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनका डोज, मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डोज है। इसमें फीमेल भूल जाती है वो डोज लेना। इनमें एक स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में रहती है टोटल 21 दवाइयाँ, 21 गोली रहती है इसमें। 21 यहाँ पे रहती है टैबलेट। बट टैबलेट कितनी है? मतलब ये पूरा डोज 21 दिन का होता है, 21 दिन का। लेना कैसे पड़ता है वो देख। इसको लेना कैसे पड़ता है वो देख। आईएमपी है, पीवाईक्यू है। फीमेल इसको कब शुरू कर लेना इस दवाई को? स्टार्ट विद इन, मैं 5 लिखा, 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। मैंने क्या लिखा देख बेटा, स्टार्ट विद इन 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। जैसे एग्जाम्पल, 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल फेज आ गई, तारीख को कौन सी? तो तुझे 5 तारीख के अंदर वो दवाई शुरू करनी है, वो दवाई शुरू करनी है। 1 तारीख को अगर ब्लीडिंग फेज आया, मेंस्ट्रुअल फेज आया, तो तुझे 5 तारीख के अंदर वो दवा शुरू करनी है। तो 2 तारीख को शुरू कर सकता है, 3 तारीख को शुरू कर सकता है, 4 तारीख को शुरू कर सकता है। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ क्या? लेकिन 5 तारीख के ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, कुछ डॉक्टर क्या बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं, अगर तुझे इस तारीख को ब्लीडिंग फेज आया ना, दूसरे दिन से शुरू कर मेडिसिन। समझा मैंने क्या बोला? 1 तारीख को अगर ब्लीडिंग फेज शुरू हुआ, 1 तारीख को, तो मेडिसिन कब से लेना? फिर 2 को भी ले सकता है या फिर 3 को भी, लेकिन 5 तारीख के अंदर।
तो सर 5 तारीख के अंदर शुरू हुआ, कितना लेना पड़ेगा? ये स्ट्रिप कितने का है? तो हर दिन एक एक पिल्स। तो ये कब तक चालू रहेगा? अप टू 21 डेज, अप टू 21 डेज। समझा मैंने क्या बोला? तो इसके हिसाब से मुझे ये बता फिर, 1 तारीख को ब्लीडिंग फेज आया, हाँ, और 2 तारीख को मेडिसिन शुरू किया, फिर 2 से कब तक चलेगा उधर वो? 2 से 21 में तारीख कौन सी आएंगी? अरे भाई 2 तारीख को मेडिसिन लेना शुरू किया, 21 गोलियां है, उधर तारीख कौन सी आएंगी? 22 तारीख कौन सी आएंगी? तो 22 तारीख को ख़त्म कर देना, स्ट्रिप ख़त्म, मेडिसिन ख़त्म। समझा ना? उसके बाद जैसे मेडिसिन तेरी ख़त्म हो गई, स्ट्रिप ख़त्म हो गई, उसके बाद उस 7 डेज की गैप रखना। कितने दिन की गैप रखना? 7 दिन की गैप रखना। समझा मैंने क्या बोला? अब हिसाब लगा, हिसाब ये लगा, सुन मेरी बात। जैसे 2 तारीख को तूने मेडिसिन लेना शुरू किया, कब लेना शुरू कर दिया? 2 तारीख को मेडिसिन शुरू कर दिया, तो 21 दिन चलेगा मेडिसिन, मतलब तारीख कौन सी आएंगी? 22 तारीख आएंगी। 22 तारीख के बाद जो डेट्स है, 22 तारीख के बाद जो आता है 23, 24, 25, मतलब मैंने क्या बोला? 22 तारीख के बाद कितनी गैप रखना है? 7 दिन का। तो ये फॉर्मेट तुझे याद रखना पड़ेगा। ऐसा हर महीने चलेगा, हर महीने चलेगा। रिपीट कर, दवाई कैसे लेना बेटा? स्टार्ट विद इन, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई उसके अगले दिन शुरू कर देना मेडिसिन। कितने दिन लेना? उसके बाद तुरंत कितनी गैप छोड़ना? 7 दिन की, बस ये डोज है। क्लियर हुआ? लिख लो इससे। इसमें कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? नहीं। डॉक्टर पेशेंट को ऐसे ही बताते हैं तो पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाते कि कब लेना है इसको। क्या चला? हर महीने लेना पड़ता, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होना तब तक। जब तक उनको प्रेगनेंसी नहीं होना तब तक। उनको अगर 3 साल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, 3 साल तक, समजलं का? म्हणून याला अवॉइड करतात कोणी कोणी। कोण झंझट गेली? किसी को अगर 1 साल के बाद प्रेगनेंसी चाहिए तो 1 साल के बाद छोड़ देगा इसको। किसी को 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी चाहिए, 6 महीने तक चलाएगा, उसको छोड़ देगा। उसके लिए अलग मेडिसिन होती है, उसके लिए अलग से मेडिसिन होती है, वो इमरजेंसी में आती है। क्या बोला मैंने? रिपीट कर, डोज कैसे लेना? स्टार्ट विद इन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके बाद दवाई कितनी लेना? पूरी स्ट्रिप ख़त्म करना, हर दिन एक एक मेडिसिन। कितने दिन लगेंगे? 21 दिन। उसके बाद गैप कितने के छोड़ने को ना? 7 दिन के गैप होना। समझ में आया हिसाब? ओके। तो ये है बेटा डोज का फॉर्मेट। मैंने आपको अभी पढ़ाया स्टेरॉइड ड्रग्स। ड्रग्स नहीं बोलते इसको, ड्रग्स थोड़ी बोलेंगे, पिल्स बोलेंगे। क्या ख़त्म हुआ? स्टेरॉइड पिल्स। इसमें क्या है, जो एजुकेट लोग हैं वो समझ सकते इस बात को, लेकिन जिनको नहीं पता वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, कब डोज लेना, कब डोज नहीं लेना, ऐसा। दूसरा हेडलाइन लिख, नॉन स्टेरॉइड। सेकंड हेडलाइन है नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। इसमें एग्जाम्पल आता है सहेली।
ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना, मेडिसिन का नाम है ये, मतलब सहेली ब्रांड नेम है, उसमें ये मॉलिक्यूल है सेंट्रोमन। सेंट्रोमन मॉलिक्यूल का नाम है। सेंट्रोमन मॉलिक्यूल का नाम है। एग्जाम्पल क्या है, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, सेंट्रोमन। जैसे मॉलिक्यूल के अलग अलग नाम है, नाम से कभी सिट्रिजिन नाम सुना है, वो सर्दी के लिए होता है ना, पैरासीटामोल, वैसे ये नाम है। ये क्या करता है सर, ये स्टॉप करेगा ईस्ट्रोजन एक्टिविटी। ये ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी को स्टॉप करता है। अगर ईस्ट्रोजन स्टॉप हुआ, अगर ईस्ट्रोजन स्टॉप हुआ, उसकी वजह से होता है नो इम्प्लांटेशन। क्यों सर, सुनाता हूँ ना मैं कहानी। अगर ईस्ट्रोजन एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो पाएगा बराबर, एंडोमेट्रियम लेस डेवलप। अगर एंडोमेट्रियम लेस डेवलप हुआ तो नो इम्प्लांटेशन। बस इतनी बात याद रख, ये दवा ऐसी काम करती है। इस दवा का जो डोज है वो है वंस अ वीक, वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है। वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है। पॉइंट नंबर 6 आईएमपी है। इसको डेवलप किया गया सीडीआर ने, CDRI एट लखनऊ। CDRI इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसने डेवलप किया पहले इस मेडिसिन को। जितना लिख के दिया अभी के अभी लर्न करो। काय झालं, झालं का वाचून? झालं वाचून? तो बेटा कौन सी मेडिसिन है ये, स्टेरॉइड की नॉन स्टेरॉइड? एग्जाम्पल क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है? हाँ, सेंट्रोमन, सेंट्रोमन। जब बड़े शब्द होते हैं ना उसको टुकड़े किया कर। सेंट्रोमन क्या करेगा ये मॉलिक्यूल, अंदर जाके ईस्ट्रोजन को बंद करवाएगा, उससे कौन डेवलप नहीं होगा? अगर एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हुआ तो क्या वो एम्ब्रियो चिपकेगा उसको? नो इम्प्लांटेशन, तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। डोज कैसा है इसका? ये पुरता, उससे अच्छा है पहले से, वंस अ वीक, लेकिन वो भी भूल जाते अपन। ये कहाँ डेवलप हुआ पता है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? बिहार की, यूपी? हाँ हाँ, लखनऊ की चप्पल आती है पता है तुझे? जैसे कोल्हापुर एक चप्पल का ब्रांड है, वैसे लखनऊ चप्पल रहती है। नहीं पता? जान दो। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। NCERT में लिखा है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। PYQ है वो। जो मेडिसिन है, सहेली नाम का जो मेडिसिन है, पहली बार कहाँ डेवलप किया गया था? लखनऊ में। किसने किया था? CDRI। बेटा इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? सर एक बात बताइए,
ये मेडिसिन लेने से प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती वो पहले कंफर्म कीजिए। मेडिसिन क्यों लेना, ये स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड क्यों लेना, पहले लिखना हो गया क्या आपका। अब मैं आपको बताता हूँ ये टैबलेट काम कैसे करती है। सुन बेटा, ये पिल है और उसके अंदर वो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स विच टू हार्मोन बोले थे मैंने, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बोला था ना, ये दो हार्मोन रहते हैं। तो पिल्स खा ली है फीमेल ने। अब फीमेल के अंदर क्या होता है वो देख, जैसे ये पिल्स खाती हैं तो पिल्स जो होता है, पिल्स के अंदर क्या होता है बेटा, हार्मोन्स। इसके अंदर होते हैं हार्मोन्स। कौन से हार्मोन रहते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। होता क्या है मेरी बात सुन, ये गोली जो है ना बेटा, गोली ये सीधा इम्पैक्ट करती है फीमेल के हाइपोथैलेमस पे, HT पे। कहाँ पे इम्पैक्ट करती है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो GnRH जो बना रहा था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर नाम सुना है कभी तो, गोनेडोट्रोपिन। तो हाइपोथैलेमस क्या बना रहा था, GnRH। और GnRH किसको एक्टिव कर रहा था, PG को। किसको एक्टिव कर रहा था, और PG ने एक हार्मोन बनाया था, दो हार्मोन बनाए थे, एक का नाम था LH और एक का नाम। तो मैं एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, फीमेल में जो भी हो रहा है इन दो हार्मोन की वजह से हो रहा है। फीमेल में जो भी हो रहा है इसका कारण ये दो हार्मोन है। सर क्या क्या हो रहा है, पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन। तो पहले होता है ओव्यूलेशन, बाद में क्या होता है, और मेन कारण है जाइगोट बनने का, वो है ओव्यूलेशन। पता है ओव्यूलेशन, ओवरी से वो ओहम कहाँ आया था, तब जाके स्पर्म मिला ना उसको। तो मेन कारण कौन है, जाइगोट बनने का, ओव्यूलेशन। तो मैं आपको बताऊंगा ओव्यूलेशन होता है सिर्फ इसकी वजह से, LH और FSH की वजह से, ठीक है। हाँ, LH FSH का और एक कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ओव्यूलेशन का होना और एंडोमेट्रियम का डेवलप होना। एंडोमेट्रियम का डेवलप होना। सर एंडोमेट्रियम कैसे डेवलप हुआ, समझाता हूँ वो भी चीज़ कैसे डेवलप हुआ। यहाँ सिंपल सी बात है, एंडोमेट्रियम डेवलप हुआ था एक हार्मोन्स की वजह से जिसका नाम था ईस्ट्रोजन। कौन था, ईस्ट्रोजन। तो फिलहाल कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको, बस आप ओव्यूलेशन याद रखो, ओव्यूलेशन याद रखो, सिर्फ क्या याद रखो, ओव्यूलेशन। मेन ये है जाइगोट बनने का चीज़। तो बेटा हुआ क्या, पिल्स खाया, पिल्स में कौन से हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन जैसे फीमेल के अंदर चले गए, ये हार्मोन्स, तुझे पता है जब भी गोली खाते हो तो गोली का जो भी ड्रग्स है वो खून में जाता है। कहाँ जाता है, डायरेक्ट दिमाग में जाता है क्या, नहीं, पहले कहाँ जाता है, खून में, और खून के हिसाब से वो जाता है दिमाग में। तो ये जो पिल्स है उसमें जो मेडिसिन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये किसको ब्लॉक कर देते हैं, हाइपोथैलेमस को। समझा मैंने क्या बोला, इस पिल्स का सीधा असर काय पे होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो इतनी एक्टिविटी को रोक देता है। कौन कौन सी एक्टिविटी बता, हाइपोथैलेमस ने किसको एक्टिव किया था, GnRH रिलीजिंग हार्मोन है ये, इसने किसको एक्टिव किया, PG ने क्या बनाया, उसकी वजह से क्या हो रहा था, ओव्यूलेशन। अब ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस को किसने डीएक्टिव किया, गोली ने। आपको समझ में आया क्या है। तो जब तक गोली खाते रहोगे तब तक ये नहीं होता रहेगा, हर महीने ये नहीं होगा, हर महीने ये नहीं होगा। हाँ हाँ देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फीमेल में वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू रहती है, सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त पूरी तरह से रुक जाती है। वो कब रुकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद इसलिए रुकती है क्योंकि बच्चा रहता वहाँ पे। क्या रहता, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है कितना स्क्वीज़ होता है, यूट्रस दर्द होता है ना एक, तो यूट्रस स्क्वीज़ होता है। तो इमेजिन कर प्रेगनेंसी में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो बच्चा अंदर स्क्वीज़ होगा ना, यूट्रस ऐसे होता है ना बेटा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटली कब रुकती है, ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी ना हो और ये मेडिसिन शुरू है तो हल्का हल्का सा शुरू रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें वो हल्का हल्का सा ब्लीडिंग शुरू रहता है। लेकिन उस ब्लीडिंग में, उस ब्लड में
ओहम नहीं रहता। क्या नहीं रहता? सिर्फ खून रहता है। नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड भी रहता और मरा हुआ ओहम भी रहता। समझा? लेकिन जो मैंने इसका इसका बताया, इसमें क्या होगा, जैसे ये मेडिसिन खा रहे हैं आप, उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल में हल्का सा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ उसमें एक बात है, सिर्फ ब्लड रहेगा, गंदा ब्लड रहेगा, उसमें क्या नहीं रहेगा? ओहम नहीं रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ओके, जिनको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एनसीईआरटी में नहीं आता, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, वो समझाने के लिए बोला था मैंने। आपको ये क्लियर हुआ क्या? जब तक मेडिसिन कंटिन्यू रहेगा, कौन बंद रहेगा? कौन बंद रहेगा? कौन बंद रहेगा? हाँ, तो ओहम नहीं आएगा, फिर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है? लेकिन मेडिसिन मोस्टली, मैंने पहले बोला, ये फीमेल मोस्टली अवॉइड ही करती है मेडिसिन को। क्यों करती? इसका भी एक कारण है, ये समझ में आपको? बेटा कैसे मोड ऑफ एक्शन हुआ, समझ में आया ना? गोली कैसे काम करती है? तो अब मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी इसे देखो, गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सहेली मेडिसिन है। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? नॉन स्टेरॉइड। कैसे लेना? वंस अ वीक। क्या लिखा है मॉलिक्यूल का नाम? क्या लिखा मॉलिक्यूल का नाम? मैंने सेंट्रोमैन। क्या लिखा? देखो सेंट्रोमैन। कहाँ डेवलप हुई? CDRI। कहाँ है ये? लखनऊ में है। कैसे लेना? वंस अ वीक। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्टेबल बाद में पढ़ते हैं अपन। अरे इसका साइड इफेक्ट नहीं लिखा क्या? साइड इफेक्ट देखो क्या क्या हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? मैं मेडिसिन की बात करूँ, मेडिसिन लेने से क्या क्या हो सकता है? पहला साइड इफेक्ट व्हाट इज नॉसिया? मड़मड़ होने। हाँ हाँ। दूसरा, तीसरा, हाँ, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब एंडोमेट्रियम हमेशा ऐसे डिस्टर्ब रहेगा, एंडोमेट्रियम प्रॉपर नहीं बनेगा, वो हमेशा ब्लड वेसल वहाँ से रप्चर होती रहेंगी और खून निकलता जाएगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहेगी, इरेगुलर रहेंगी। और लास्ट है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फीमेल में सबसे ज़्यादा चांस इस कैंसर का रहता है यूट्रस के बाद। एक रहता है यूट्रिन कैंसर और रहता है एक ब्रेस्ट कैंसर। मैक्स टू मैक्स पेशेंट इसी के रहते हैं। ओके, अब ये क्या है? सुन, ये मेडिसिन का ही प्रकार है, ये हार्मोन्स का ही प्रकार है। बेटा बात सुनना मेरी, क्या होता है सुन। तो एक काम कर, तूने अभी क्या लिखा था हेडलाइन? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिखा था ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिखा था ना। उसके बाद ये हेडलाइन लिख, इंजेक्टेबल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तूने लिखा था, उसके बाद ये लिख इंजेक्टेबल। लिख इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, और इम्प्लांट्स, इम्प्लांट लिख, इम्प्लांट लिख, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनो। क्या होता है, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, मैं दवाई की बात कर रहा हूँ, दवाई की बात ख़त्म नहीं हुई। सर वो जो मैंने बोला था पहले स्टेरॉइड वाला, मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होती है तो वो मेडिसिन शुरू करो, 21 दिन लो, बाद में 7 दिन के गैप रखो, ये पहला फॉर्मेट। दूसरा था तो वो सहेली का, हफ्ते में एक बार लो। किसी किसी को परेशान हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, कौन लेगा इतने दिन। एक काम करो, कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि वो दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े।
फिर हमने क्या किया, सेम हार्मोन लिया, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, सेम हार्मोन, कौन सा हार्मोन, सेम हार्मोन लिया, सिर्फ दवा में नहीं ऐड किया, इसको हमने एक निडल में ऐड किया, निडल, ऐसे एक निडल लिया, निडल उसमें वो हार्मोन भर दिए। कौन से दो हार्मोन, पता है मैंने आपको ऐसे नाम एक बोला था मैंने, कॉम्बिनेशन, और एक बोला सिंगल। कॉम्बिनेशन मतलब एस्ट्रोजन और एक सिंगल मैंने क्या बोला था, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन। तो कुछ मत कर, हार्मोन भर दे इसमें, एक ऐसी निडल रहती है छोटी सी, उसमें हार्मोन भर दे, ऐसी रहती है वो, इसमें हार्मोन भर दे। उसके बाद क्या करना पता है तुझे, इसको है ना, ये जो आर्म है ये वाला हिस्सा, इसके अंदर इम्प्लांट कर दे, थोड़ा इसके अंदर इम्प्लांट। तुझे पता है कांटा कैसे अंदर जाता है, कांटा या नीडल दिखता है कांटा तुझे, कांटा अंदर गया, कभी कांटा अंदर गया, कैसे दिखता था कांटा अंदर गया है, हाँ है ना, हाँ वैसे ही इसको ऐसे इम्प्लांट करते हैं अंदर। 5 साल कोई फिक्र नहीं, 5 साल चलता रहेगा ये, मतलब जो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हार्मोन यहाँ पे तूने इम्प्लांट किया ना, अपने आप ये काम करता रहेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो बता बेटा, इस स्टिक के अंदर क्या है, स्टिक के अंदर हार्मोन है सर, क्या है स्टिक में, ये स्टिक कहाँ पे इम्प्लांट करनी पड़ती, देख इसने आर्म में इम्प्लांट किया, उसने आर्म में इसको इम्प्लांट कर दिया बेटा। अब ये चलता रहेगा 5 साल, जब तक वो हार्मोन वहाँ पे ख़त्म नहीं होता तब तक, कोई टेंशन नहीं इसको। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ तक, हाँ टॉपिक सिंपल सा है, बस इतना याद रखना, ये इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट है, इसमें भी 2 प्रकार के हार्मोन रहते हैं। सिंगल बात करूँ तो मैं क्या नाम लेंगा तू, सिंगल बात करूँ तो प्रोजेस्ट्रोजेन। प्रोजेस्ट्रोजेन एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन का ही प्रकार है। कौन है प्रोजेस्ट्रोजेन, हाँ तो एक लाइन लिख लो बेटा उसमें, क्या लाइन लिखनी है सर, बेटा ये स्टेटमेंट लिख ले ऊपर का, ये ऊपर का स्टेटमेंट लिख ले बस, प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन ये कॉम्बिनेशन में है, ये कंबाइंड डोज है और ये सिंगल डोज है। वो लाइन लिखनी होगी आपकी, हो गया लिखना, ओके। 6वां पॉइंट लिखो, मतलब कितने पॉइंट हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या था वो, पिल्स था, उसके बाद क्या था, हाँ इंजेक्टेबल था, उसके बाद लिखो इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी पिल लिख, इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी पिल्स। चल ध्यान दे इधर, इमरजेंसी पिल्स, उसमें क्या होता है सुनो बेटा, मेरी बात सुन, ये फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में स्पर्म चले गए, उन्होंने वहाँ पे कोई बैरियर यूज़ नहीं किया, स्पर्म चले गए। और स्पर्म जाने के बाद आप ये कुछ चीज़ें वो याद रखो, स्पर्म जिस फीमेल की बॉडी में जाता है तो स्पर्म यहाँ पे 72 आवर्स जिंदा रहता है। स्पर्म फीमेल के बॉडी में कितने आवर्स जिंदा रहता है, मतलब कितने दिन, 3 दिन, उसके बाद मर जाता है। और यहाँ पे ओहम प्रेजेंट है, तो ये 72 आवर्स स्पर्म और ये ओहम, मतलब अगर आपको
स्पर्म को ओहम से मिलने से रोकना है, स्पर्म को ओहम को मिलने से रोकना है, तो आपके पास कितना समय है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर स्पर्म गलती से चले गए फीमेल के बॉडी में और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ऐसे केस में तुरंत एक्शन करनी पड़ती है, इन दोनों की मुलाकात रोकनी पड़ती है। तो कैसे रोके इन दोनों की मुलाकात? जायगोट नहीं बनना चाहिए बेटा, इसलिए वो मेडिसिन खाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी पिल्स। क्या बोलते हैं? सेम केस, ये पिल्स क्या करेगी? इन दोनों को मिलने से रोकेंगी, तो जायगोट नहीं बनेगा। समझा मैंने क्या बोला? इस पिल्स को हम बोलते हैं इमरजेंसी पिल्स। आपको समझ में आया? ये होता है क्वाइटस के बाद, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद। लेकिन ये पिल्स खाने का एक समय होता है, आपको ये पिल्स खानी पड़ती है 3 दिन के अंदर, मतलब 72 आवर्स के अंदर खानी पड़ती है, तब जाके ये दोनों नहीं मिलेंगे। अगर ये पिल्स हमने 5वें दिन खाई तो कोई असर नहीं होगा। समझा मैंने क्या बोला? स्पर्म को ओहम से रोकना है तो कितना समय है? इस समय के भीतर स्पर्म को रोको, तो ये पिल्स वही काम करेगी। इसलिए इस पिल्स का भी नाम होता है 72 आवर्स पिल। इसका नाम है अनवांटेड 72। क्या नाम है इसका? अनवांटेड 72 पिल्स या इमरजेंसी पिल्स। ये बाय मिस्टेक जब होगा, ये जब प्रेगनेंसी रोकने पड़ेगी तब होता है ये। क्लियर हुआ? ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ में आया ना आपको क्या था? सिर्फ 72 आवर्स के पहले ये पिल्स खानी पड़ेंगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा। अब तक जो हुआ ना उसको बोलते हैं टेम्पररी इलाज। कौन सा इलाज? टेम्पररी। कभी वो नेचुरल मेथड यूज़ करो, लैक्टेशन, एमिनोरिया, क्वाइटस इंटरप्टस, सेफ पीरियड, उसके बाद में बैरियर आए थे। बैरियर में फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने बात किया था मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, याद है? वॉल्स, कैप्स, याद है? उसके बाद में यूज़ किया था बैरियर के बाद आईयूडी यूज़ किया था। वो सब टेम्पररी है, टेम्पररी। लेकिन अगर किसी फीमेल को पता है कि हमने को बच्चे नहीं बनाना अभी, मतलब 2 बच्चे हो गए, छोटा परिवार, सुखी परिवार, अब ज़िंदगी में बच्चा नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में नसबंदी करवाते वो। क्या बंदी? नसबंदी। मेल में भी होता है नसबंदी, ये कुत्तों में होता है नसबंदी। ये घूमते रहते हैं ना इधर उधर, स्ट्रीट डॉग्स, पता है उनको पकड़ते हैं एमएनसी वाले। हाँ, एमएनसी वाले पकड़ते हैं उनको, नसबंदी करवाते हैं उनकी। नहीं तो क्या होता है, ये हर गली में कुत्ते हो रहे हैं आज। इतने कुत्ते हैं कि कभी कभी घर जाने को मुझे चोर से डर नहीं लगता। साहब, मुझे चोर से डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? कुत्तों से। हाँ, अगर मैं 4 व्हीलर में हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में 1-2 बजे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बाइक पे हूँ तो मैं 11 के पहले घर जाता हूँ। एक्सपीरियंस है मुझे इनका। पीछे लग जाते हैं वो। तुमको इसका रीज़न पता है कि कुत्ता पीछे क्यों लगता है? हाँ, तुम देखो, तुम्हारी अगर बाइक फास्ट है ना तो जल्दी पीछे लगेगा वो, वही अगर स्लो है ना तो जल्दी नहीं लगता, पैरों तक आता है, थोड़ा भू भू करता है, निकल जाता है। इसका एक में कारण है कि डॉग को है ना वो मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। और एनिमल की एक खासियत है, उसको ऑब्जेक्ट को कैच करना अच्छा लगता है। तो जैसे शेर के सामने रहो और शेर के पीछे ऐसे तुम भाग रहे हो, शेर तुम्हारे पीछे, उसको कैच करना अच्छा लगता है, पकड़ना दूसरे को। तो जैसे ये मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसको अच्छा लगता है इसको कैच करो, इसके पीछे भागो। और वही तुम स्लो जा रहे हो, एकदम स्लो, वो पीछे नहीं लगेगा। ये बच्चे गलती करते हैं, कुत्ते के सामने और स्पीड से भागते हैं।
समझा तुझे? किनको डर लगता है डॉग से? हाँ, पहले ज़माने में अगर कुत्ते ने काटा ना तो कितने इंजेक्शन ले करते थे, फिर कौन लेगा इतनी मुसीबत। इसलिए सर परमानेंट सॉल्यूशन है। ये अमरावती कॉरपोरेशन वाले हैं ना, पता नहीं इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उनका। इसलिए है बेटा परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन का नाम होता है सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड? हाँ, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। आप एक काम करो, हेडलाइन लिखो परमानेंट मेथड, लिखो लिखो परमानेंट मेथड। परमानेंट का मतलब है सर्जिकल मेथड। मैं आपको इसमें से समझाऊंगा, आप सिर्फ लिखो परमानेंट मेथड का मतलब है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में आते हैं दो प्रकार, एक का नाम है वेसेक्टॉमी, दूसरे का नाम है ट्यूबेक्टॉमी। लिखो सर्जिकल मेथड कितने प्रकार है? दो। पहले का नाम जो मेल में होता है, दूसरा कौन है? जो होता है फीमेल में। आपको समझ में आया? ये डायरेक्ट सर्जरी है। कितने प्रकार के सर्जरी के मेथड है? मेल में कौन सी है, फीमेल में कौन सी है? हाँ, अब मेल में होता है वेसेक्टॉमी। अब ये होता क्या है वो भी सुन लो। बेटा सुन ले, क्वेश्चन कैसे आएगा बताऊंगा मैं तुझे। अभी एनसीईआरटी से पढ़ लेना तो, या स्टेट बोर्ड की किताब में लिखा हो उससे पढ़ लेना तो, लिखो मत इसको अभी। वेसेक्टॉमी सिर्फ इतना मेल में होता है, इतना याद रखना। क्या होता है सर? ये ट्यूब दिख रहा है तो ट्यूब, इस ट्यूब का नाम बता क्या था? वीडी था। वीडी मतलब इसको सीधा कट कर दो, कट करके इसको ऐसे टाई कर दो, कट करो टाई कर दो, ऐसे बांध दो। क्या होगा इससे पता है तुझे? ये पता है स्पर्म कहाँ बनते हैं? हाँ, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। मेरी बात सुनना बराबर। टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म। बेटा यहाँ तक आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा स्पर्म, लेकिन यही रुक जाएगा स्पर्म। मतलब स्पर्म इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये कोलैप्स हो चुका है, ये कट हो गया ना कट, तो स्पर्म नहीं आता। तो सिंपल मीनिंग ये है, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज पेनिस, इसमें से सीमेन निकलेगा। मैं नहीं बोला कि सीमेन नहीं, सीमेन निकलेगा, लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। समझा मैंने क्या बोला? सीमेन आएगा। सीमेन का मतलब है लिक्विड बोला था, पता है वो ग्लैंड्स, वो 3 ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो केमिकल बनाएंगे। सीमेन मतलब केमिकल आएगा, लिक्विड आएगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? याद रखो। समझ में आया मैंने क्या बोला? सीमेन बट विदाउट स्पर्म। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे नॉट लगाई जाती है। और सर कभी इसको रिज्वाइन करना पड़ा तो मतलब उनको लगा कि अभी वापस फादर बनना है कभी, तो इसका रिवर्सिबल जो है उसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है इसको वापस रिज्वाइन करना। इसको रिज्वाइन करना डिफ़िकल्ट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो वेसेक्टॉमी काय में हुआ बेटा? मेल में। और ये बता फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी। चल इधर ध्यान दे अभी। ठीक है, सुन ले। ये कौन सा ट्यूब था? इसमें क्या कट किया हमने? फैलोपियन ट्यूब। तुझे पता है ओवरी है, ओवरी में क्या बना था? ओहम। ओहम वहाँ से कहाँ पे आया था? आया था ना बेटा। लेकिन बता, ये ट्यूब कट होने से क्या होगा?
जो स्पर्म यहाँ पे आते हैं, स्पर्म, एस फॉर स्पर्म, क्या ये स्पर्म इधर जा पाएगा? स्पर्म इधर जा पाएगा क्योंकि ये कट हो गया। तो क्या जाइगोट बनेगा? नहीं। तो फैलोपियन ट्यूब कट करना पड़ता। ऐसा है ये। एक बात बताओ सर, फीमेल में अगर हमने इसको कट कर दिया तो क्या इसका असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है? कुछ भी नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी है वैसी चलती रहेंगी। सिर्फ इतना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड बाहर निकलेगा उस ब्लड में क्या नहीं रहेगा? ओहम। क्या नहीं रहेगा? ओहम। बाकी सब एज इट इज है। तो मेल में सीमेन निकलेगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा। फीमेल में कौन निकलेगा? ब्लड, मरे हुए सेल यहाँ के यूट्रस में, सिर्फ उस ब्लड में, सॉरी उस ब्लड में क्या नहीं होगा? ओहम नहीं होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। ये देखो कट हो रहा है, लेकिन फीमेल में और डिफिकल्ट है इसको रिज्वाइन करना। मेल में तो ठीक है लेकिन फीमेल में तो और डिफिकल्ट है। फैलोपियन ट्यूब थोड़ा डिफिकल्ट जगह पे रहता है, तो उसको ऑपरेट करना, सर्जिकली उसको रिमूव करना, वापस ज्वाइन करना। हाँ, समझ में आया? आपका यहाँ पे एक टॉपिक ख़त्म हुआ जिसका नाम था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या ख़त्म हुआ? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख़त्म हुआ? हाँ, टॉपिक है 5 मिनट का, वो आज ख़त्म करेंगे, फिर कल चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल। चैप्टर है कितना वो? 25 ग्राम, मतलब बहुत कम चैप्टर है वो। हाँ, एक सोशल चैप्टर है ये, अपने एग्ज़ाम के लिए भी है और एक मैसेज भी है समाज को। तो दो एंगल्स समझो आप, एग्ज़ाम के लिए भी और समाज के लिए भी। टॉपिक का नाम है एमटीपी। क्या नाम है? अब इसको लिखो मत, जो एनसीईआरटी में है, स्टेट बोर्ड किताब में, बस उतना पढ़ लेना और यहाँ से ध्यान दो एमटीपी के बारे में क्या बता रहा हूँ मैं। एमटीपी का सीधा मीनिंग होता है एबॉर्शन। क्या? एबॉर्शन, बच्चा गिराना। सर ऐसे कैसे? समझाता हूँ मैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में बोलते हैं उसको एमटीपी। सिर्फ मैं जितना बोलूँ उतना सुनना बेटा। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पर ये जो निडल है इस बच्चे को, एम्ब्रियो को निकाल रही है। जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो चिपका है, एम्ब्रियो को निकाल रहे हैं। क्यों सर? क्या कारण है? सुनो बेटा, पहले मैं आपको बताऊँ एमटीपी का मीनिंग क्या है। एमटीपी का मतलब है इंटेंशनल, मतलब आपका वो इंटेंशन है, और वॉलंटियर है, मतलब आपने ये खुद प्रक्रिया की है। तो खुद होके एम्ब्रियो को निकालना, उसके पीछे कुछ कारण भी रहते हैं। कारण बताऊंगा क्यों हम एबॉर्शन करते हैं, कारण क्या है, कारण बताऊंगा। पहले आप ये डेटा देख लो, हर साल दुनिया में कितने एबॉर्शन होते हैं। मैं एमटीपी को सीधा एबॉर्शन बोलूँगा। हर साल कितने एबॉर्शन होते हैं? इतने बच्चों का अबॉर्शन होते हैं। कितने मिलियंस एबॉर्शन होते हैं? इतने एबॉर्शन होते हैं टोटल प्रेगनेंसी में से। हर प्रेगनेंसी एबॉर्शन नहीं होती, मतलब जितनी प्रेगनेंसी हुई है उसमें से 1/5 एबॉर्शन में जाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी में से कितना आंकड़ा एबॉर्शन में जाता है? प्रेगनेंसी के 1/5। ये लाइन याद रखना एनसीईआरटी की। टोटल प्रेगनेंसी में से कितनी परसेंट या कितना रेशो में एबॉर्शन होता है? 1/5। इतना एबॉर्शन होता है। गवर्नमेंट ने ये रूल कब अप्लाई किया था?
इंडियन गवर्नमेंट ने रूल कब अप्लाई किया था? 1971 में अप्लाई किया था एमटीपी का रूल, मतलब थोड़ा लीगली होता है वो, लेकिन उन्होंने कुछ रूल्स नहीं इतने रखे नहीं थे। 1971 में रूल आया था, लेकिन इतने भी रूल स्ट्रिक्ट नहीं था वो। तो याद रखना बेटा, कब रूल आया था? 1971 में। इसमें क्या क्या आईएमपी है वो देख, ये डिजिट्स आईएमपी है, इतने एमटीपी होती है हर साल, मतलब कितना रेशो है? 1/5 टोटल प्रेगनेंसी मिला के, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में एबॉर्शन थोड़ी होगा, बराबर है। उसके बाद में 1971 में क्या हुआ था? लीगलाइज हुआ था, ये आईएमपी है। तीसरी बात सुन, मतलब इसके बाद में एमटीपी सर क्यों होनी चाहिए, रीज़न क्या है? मैं पहला आपको रीज़न बता दूं। कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट हमको बोलते हैं कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो बच्चे के और मम्मी के जान को खतरा है, मम्मी के और बच्चे के जान को खतरा है अगर ये प्रेगनेंसी रही तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? एबॉर्शन। हो गया। दूसरा कारण है कि जब प्रेगनेंसी के वक्त टेस्ट की जाती हैं, क्रोमोसोमल टेस्ट, जेनेटिकल डिसऑर्डर टेस्ट, बराबर ना, क्या उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है? अगर वो मिला, मतलब बच्चा अगर एबनॉर्मल मिला, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकती है? प्रेगनेंसी मतलब वो एबॉर्शन कर सकती है। तीसरी केस है रेप वाली केस, उसके अगेंस्ट में हुआ था ये, तब वो एबॉर्शन कर सकती है। समझ में आया? और कभी कभी अगर कोई कपल उनसे अगर विदाउट एनी डिवाइस क्वाइटस हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी, तब वो दोनों के सहमति से वो एबॉर्शन कर सकते हैं। स्पेशली मदर की सहमति लगती है उसमें। सासू माँ कितनी भी बोले एबॉर्शन कर लो, परमिशन किसका लगता है? मदर का। समझ में आया? नहीं तो सासू माँ के खिलाफ केस हो जाएंगी। आपको क्लियर हुआ कब होना चाहिए एबॉर्शन? हाँ, तो ये है अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्स का मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटी। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूजिंग क्वाइटस, मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन हुआ था वो सब फेल हो गया है, जाइगोट बन गया है। और ये हार्मफुल का मतलब है बच्चे को और मम्मी को खतरा है इस प्रेगनेंसी से, तब जाके होता है बेटा ये एबॉर्शन। उसके बाद सुन, एबॉर्शन कब करवाया जाता है? कब? 9 महीने तक नहीं, पहले 12 हफ्ते सबसे सेफेस्ट टाइम है एबॉर्शन का। कब? पहले 12 वीक्स सेफ पीरियड है एबॉर्शन का। अगर सर 12 हफ्ते के बाद चला गया तो रिस्की है। मैं रिपीट करता हूँ, 12 हफ्ते का मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है पहले 3 महीने। बता एबॉर्शन कब सेफ है? पहले 3 महीने, उसके बाद रिस्की है। और एक चीज़, पहले 3 महीने एक ही डॉक्टर लगते हैं, 1 प्रैक्टिशनर, लेकिन अगर 3 महीने के बाद अगर उसको निकालना रहा तो कितने लगते हैं प्रैक्टिशनर? 2 लगते हैं, क्योंकि रिस्की है। ठीक है बेटा, याद रखना इसको, ये एग्ज़ाम में आता है। हाँ, कब तक ये सेफ है। एमटीपी के प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। किसी ने गलत फ़ायदा लिया था एमटीपी का, पता है कैसे? एक टेस्ट होती है जिसमें बच्चे के बारे में पता चल जाता है, बच्चे में एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, प्लस और एक चीज़ पता होती है, वो है बच्चे का सेक्स क्या है, वो मेल है कि फीमेल है। उस टेस्ट का नाम क्या है? एमनियोसेंटेसिस। बताऊंगा मैं तुझे क्या रहती है टेस्ट। ये टेस्ट याद रखना, टेस्ट का नाम क्या है बेटा? सुन ले, टेस्ट का नाम क्या है? इसमें होता क्या है सुन। अभी देख, ये बच्चा है, बच्चे के आजू बाजू में ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर वो लिक्विड है, उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है? बोला था मैंने, बढ़ाया था। बच्चे के आजू बाजू में कौन सा लिक्विड? इस फ्लूइड को निकाला जाता है ऐसे, डॉक्टर इसको निकालते हैं, और ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को चेक किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड में बच्चे के सेल रहते हैं।
बच्चे क्या रहते हैं, सेल, इस फ्लूइड में। तो फ्लूइड को चेक करो, क्या क्या पता चलेगा बच्चे के बारे में, बच्चा अच्छा है बुरा है, संस्कार से नहीं बेटा, मतलब झूठ बोलता है सच्चा बोलता है वो नहीं, एबनॉर्मल है नॉर्मल है ना, मेंटली स्ट्रांग है क्या, है ना, कोई ब्रेन में डेवलप है कि नहीं है, ये चीज़ें पता चल जाती है। प्लस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, प्लस उसका सेक्स क्या है पता चलेगा, जैसे कि फीमेल है कि मेल है। तो क्या होता था, जैसे पेरेंट्स को पता चला कि ये फीमेल है, कहानी पता है आगे वाली, मैं क्या बोलना चाहूँगा, क्या होता था, फीमेल फोर्टिसाइड। व्हाट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड? भ्रूण हत्या, मतलब फीमेल को उसी वक्त मार देते थे, इतना घिनौना काम करते थे ये लोग, कैसे कैसे लोग, है ना। तो होता था सर फर्टिसाइड, एक स्टेट है वहाँ बहुत होता था ये, एक स्टेट है वहाँ बहुत होता था, अब ये रुक गया। हाँ हाँ राजस्थान, अब ये रुक गया है क्योंकि और स्ट्रिक्ट एक्शन आ चुकी है। जिस डॉक्टर ने किया उसका लाइसेंस गायब, और वो भी गायब, मतलब वो जेल में, और जिस पेरेंट्स ने ये किया उनको भी जेल होगी, ऐसा रहता है। दो 2017 में, मतलब अभी की बात है, 2017 में इस कानून को और स्ट्रिक्ट बनाया गया। बता ये कानून कब शुरू हुआ था, उसका उल्टा कर 71 का उल्टा कितना होता है, 17 होता है ना। 2017 में इसको स्ट्रिक्ट किया गया, स्ट्रिक्ट। कोई करेगा तो बहुत कानून खतरनाक होते हैं, जैसे फॉरेस्ट के नियम बड़े खतरनाक होते हैं, वैसे इनके नियम और खतरनाक बनेंगे। अमेंडमेंट का मतलब है और स्ट्रिक्टली रूल करना, ताकि और ऐसा कोई घिनौना काम ना करे। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है सर। प्रेगनेंसी, ये एबॉर्शन कब सेफ है और कब रिस्की है, मतलब 12 हफ्ते के बाद वो रिस्की है। आपको इतना क्लियर हुआ? हाँ, ये लास्ट टॉपिक था अपना आज का, MTP। इसके आगे कुछ लिखा है क्या उन्होंने? नहीं लिखा, ये डिसीज़ है वो। फुल फॉर्म क्या MTP का? कब अप्लाई हुआ था ये रूल? स्ट्रिक्ट कब किया गया था? जो ये करेगा कहाँ जाएगा? वेरी गुड, दोनों बेटा, पेरेंट्स और डॉक्टर दोनों। तो आपकी टेस्ट रहेगी ऑन वेडनेसडे केमिकल कंट्रोल पे, कल आपकी बैच रहेगी। सुनते जाओ समझते जाओ, आने वाले संडे का टेस्ट का टॉपिक क्या है पता नहीं है ना? हाँ, टेस्ट कौन सी बाकी है बताओ ज़रा। फर्स्ट चैप्टर हुआ क्या, सेकंड हुआ क्या, थर्ड? ओके, तो संडे के दिन टेस्ट, लेकिन मुझे ये 3 टेस्ट आ रही हफ्ते में। जो चैप्टर हो रहा है इसके ऊपर भी टेस्ट होगी अपनी। आपने मॉड्यूल सबमिट किया? आप जितने लापरवाह हो ना उतना कोई नहीं है। आपको है ना वो मॉड्यूल, मुझे ऐसा वो टिकट होता है ना, टिकट दिखाओ बैच में आओ, ऐसा करना पड़ेगा। पहले मॉड्यूल दिखाओ बाद में बैच में आओ। सिर्फ 3 बच्चों ने दिया था मेरे ख्याल से मॉड्यूल। तुम अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे ना तो मैं सीरियसली लूँगा फिर आपको।
मुझे एनी हाउ मॉड्यूल होना